अच्छा जी। हमारा जो पिछला टॉपिक था दैट वाज रिगार्डिंग रेड ब्लड सेल्स और प्रोडक्ट हमने कहा था वाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स के हवाले से हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी उनमें ख़ास तौर पर हमने कहा था कि वाइट ब्लड सेल्स की अमाउंट ये पढ़ी थी हमने। फिर हमने कहा था कि न्यूक्लियस होता है और लोब्ड होता है स्क्वीजिंग से, उस स्क्वीजिंग में हेल्प करने के लिए। और उसके बाद हमने कहा था कि इनकी तादाद कम होती है और क्यों होती है। एक रीजन हमने हमने दो तीन रीजन जो हैं वो पिछले लेक्चर में स्टडी की थी। अब यहाँ इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है टाइप्स, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। और ये जो टाइप्स है ना ये असल में कुछ टाइप्स हैं जो कि स्टेनिंग प्रॉपर्टीज पे हैं। स्टेनिंग प्रॉपर्टीज में अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज स्टेनिंग। तो स्टेनिंग असल में एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम किसी भी सेल के दो स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करने के लिए उस स्ट्रक्चर को कलर देते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा सा अगर आपको मैं रिमाइंड करवाऊं, अगर एक सेल आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं और आपको उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ब्लैक नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसको कोई खास तरह का स्टेन दिया गया, इसको खास तरह का स्टेन दिया गया। अगर आपको उस सेल का जो न्यूक्लियस है वो ब्लू नजर आ रहा है तो उसको जो स्टेन दिया गया है वो भी बहुत ही स्पेसिफिक स्टेन है। असल में न्यूक्लियस का कलर ब्लू नहीं होता, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर आपको मोस्टली डायग्राम्स में या जिसको आप कहते हैं कि डिफरेंट तरह के सेल्स के अंदर अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया ऑरेंज नजर आता है तो ये भी असल में इसका असल कलर नहीं है, बल्कि हमने इसको बाकी ऑर्गेनल से डिफरेंशिएट करने के लिए जो कलर दिया है वो इसने पकड़ा है और उस वजह से ये जो है वो हमें ऑरेंज नजर आ रहा है। इट्स एक्चुअल कलर इज नॉट ऑरेंज, ठीक है। हमारे सेल और ऑर्गेनल्स का असल कलर क्या है वो हम ऐसा जानते भी नहीं है। क्या वजह है? क्योंकि हमने जितने भी ऑर्गेनल्स को डिफरेंशिएट करके देखा है वो हमें जो है वो हमने स्टेन करके देखा है। क्योंकि याद रखिए ऑर्गेनल्स हैं उनको डिफरेंशिएट करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि उनको स्टेन कर दिया जाए। हाँ, जहां तक हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर देखी है तो उस हवाले से हमने ज्यादातर ऑर्गेनल्स को ब्लैक एंड व्हाइट ही देखा है। तो हम इसकी दो टाइप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप्स वो है जो कि सबसे पहला जो फर्क आता है इनमें वो है असल में कि इनके जो मतलब आप यूं कह लीजिए इनका जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है ना, इनकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, ये जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है उस हवाले से हम इनको जो है वो नेम्स देते हैं माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में दोनों टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहली टाइप है जिसको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे होते हैं कि जिनको अगर आप माइक्रोस्कोप से बाहर से देखते हैं तो आपको इन सेल्स में काफी ज्यादा ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब होता है ग्रेन्यूल, साइट का मतलब होता है सेल, ऐसा सेल जिसमें काफी ज्यादा ग्रेन्यूल्स हो, ऐसा सेल जिसमें वेजिकल्स मौजूद हो। इन वेजिकल्स का क्या पर्पज होता है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। तो पहली टाइप जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस के हवाले से हमें दिख रही है वो पहली टाइप है क्या चीज? वो पहली टाइप है ग्रेन्युलोसाइट। दूसरे वो सेल होते हैं जिनके अंदर हम माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो उनके अंदर हमें कोई भी ग्रेन्यूल नहीं दिखता, उनके अंदर हमें कोई भी जो है वो वेजिकल नहीं दिखती है सच, जिस तरह की इनमें होती है, तो उनको हम ए ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास ये एक सेल है, ये एक आपके पास व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है, और इसके अंदर ये उसका न्यूक्लियस है, ऐसे करके ये, फिर ऐसे और फिर आगे जाके ऐसे लोब्स बने हुए हैं न्यूक्लियस के, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स अंदर ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो ग्रेन्युलोसाइट है। ये एक ऐसा सेल है जिसको आप देखते ही कहेंगे कि दिस इज अ ग्रेन्युलोसाइट। लेकिन अगर एक सेल इसी तरह का है बट उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं बने हुए तो ग्रेन्युलोसाइट कहेंगे। इसकी एक छोटी सी अपीयरेंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन सेल्स में आप देख लीजिए, ये देखिएगा ये जो आपका ये वाले दो सेल्स हैं, ये इन दोनों सेल्स पर गौर करें, जो ब्लू और ग्रीन ये वाला, ठीक है, इन दोनों में देखिए, और ये तीसरा, ठीक है। ये जो सेल हैं ये आपके सामने, ये वो सेल है जिनके अंदर आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है। और ये इनका काम जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है और इन्होंने जो है वो बड़े ही स्पेसिफिक फंक्शंस करने होते हैं
जिस वजह से इनके पास ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो अब आती है दूसरी जिसको आप कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। ए ग्रेन्युलोसाइट में आपको अपनी इस डायग्राम में भी कोई ग्रेन्यूल नहीं दिख रहा, इस पे भी गौर कर लें और इस पे भी गौर कर लें, दोनों डायग्राम्स में कोई ग्रेन्यूल नहीं अपीयर होगा। तो अब इन दोनों की जो टाइप्स हैं, फर्दर टाइप्स हैं, उनमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप है जिसको आप कहते हैं इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल। अब ये जो इयोसिनोफिल है ना, सबसे पहले तो इसका नाम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ये जो इयोसिनोफिल्स हैं, ये असल में एक ऐसा स्टेन है जिसको आप कहते हैं इयोसिन, और ये इयोसिन जो है ये एसिडिक स्टेन होता है। अब जरा गौर कीजिएगा बात के ऊपर बेटा, फिल का क्या मतलब है? फिल, PHIL या PHILL, फिल जो है इसका क्या मतलब होता है? जल्दी से बताइएगा। हाइड्रोफिल, हाइड्रोफिलिक, क्या मतलब होता है इसका? हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब? वाटर लविंग, वाटर लविंग। फिल का मतलब होता है लव, ठीक है। तो ये असल में ऐसे सेल हैं जो एक ऐसे स्टेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो एसिडिक स्टेन है, ठीक है। तो इस वजह से आप इनको कहते हैं इयोसिनोफिल। इनके नाम में इनका फंक्शन नहीं है, ये याद रखिए। इनके नाम में इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी है, इनके नाम में इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो आप कहते हैं कि ये इयोसिनोफिल हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो इयोसिन स्टेन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे सेल, दूसरी टाइप होती है जिसको आप कहते हैं बेसोफिल। बेसोफिल वो होते हैं जो बेसिक जो स्टेन है उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। बेसिक स्टेन, एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है, तो ये बेसोफिल हैं। और तीसरी टाइप के सेल होते हैं जिनको आप कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स वो हैं कि जिनको जो है वो कोई भी स्टेन, एसिडिटी और बेसिसिटी जो है वो नहीं चाहिए होते, बल्कि ये न्यूट्रल कंपाउंड्स की तरफ जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिस वजह से इनको आप न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। तो ये इनकी नेमिंग की वजह होती है। अच्छा जी, इसके बाद इनके फंक्शंस जो हैं वो एक अलग है, मतलब फंक्शंस वाली कहानी जो है वो अलग है कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इयोसिनोफिल के बारे में कि जो इयोसिनोफिल है वो उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसमें जो है वो जो इयोसिनोफिल है, सबसे पहले मैं आपको जो है वो बता देता हूँ न्यूट्रोफिल के प्रॉपर्टीज। नीचे से शुरू करते हैं बेटा। न्यूट्रोफिल सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनकी ज्यादा अबंडेंस जो है वो टिश्यूज में होती है। इनकी जो है ये बहुत, इनकी लाइफ होती है तकरीबन 40 डेज तक होती है, लेकिन इनकी जो सर्कुलेशन लाइफ होती है, जो ब्लड लाइफ होती है ना, इनकी ब्लड लाइफ वो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 डेज होती है। मतलब ये इतनी देर तक ब्लड में नहीं रहते, बल्कि उसके बाद ये स्क्वीज होकर चले जाते हैं टिश्यूज में, ठीक है। तो इनका काम जो है वो इन्फेक्शन वगैरह से फाइट करना है। जो इमीडिएट इन्फेक्शन है, जो इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स है, उसको जो है वो स्टार्ट करना है, और इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स जो है उसके जरिए बॉडी को हील करना है। जैसे ये लिखा हुआ, ये अगर न्यूट्रोफिल है तो इसके ऑपोजिट में यहाँ पर जाके हम देख लेते हैं, डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल बाय फैगोसाइटोसिस, ठीक है। इमीडिएट इन्फेक्शन को फाइट करना। अब ये फैगोसाइटोसिस आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी सेल जब अपने अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल इंटेक करता है तो उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अब इसमें कोई वेस्ट भी हो सकती है, कोई पॉइजन भी हो सकता है, और जैसे पॉइजन जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं ना, तो ये टॉक्सिसिटी से फाइट भी करेंगे। और इमीडिएटली अगर कोई बैक्टीरिया आया है और वो काबू आने के लाइक, मतलब उसको काबू किया जा सकता है। बहुत से बैक्टीरिया तो इनको जो है वो स्लिप पास्ट करके निकल जाते हैं, लेकिन अगर वो काबू आ सकता है तो उसको फौरी तौर पर काबू किया जाता है, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन है वो ये है, और इनकी शेप आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसोफिल की शेप इन्होंने ये दी हुई, ये बेसोफिल की शेप है, और ये जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है स्क्वीज होकर टिश्यूज में जा सकते हैं बिकॉज ऑफ लोब्ड मैस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टाइप इयोसिनोफिल, ये अब जरा डिस्कस करते हैं। बेटा ये जो इयोसिनोफिल है, इनका ताल्लुक ज्यादातर होता है बॉडी स्कैनिंग के साथ। ये हमारे उन ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, ऑर्गन्स दैट आर एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब अगर जो ऑर्गन बाहर से आने वाले मटेरियल्स की इनटेक कर रहे हैं ना,
जैसे आपका जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसी तरीके से आपका जो लंग्स हैं वो, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम को भी, और जीआई ट्रैक्ट में खास तौर पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो है वो ये मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो लिंक है वहां पर ये लाजमन मौजूद होते हैं और बाहर से आने वाले ऑर्गेनिजम्स को स्कैन कर रहे होते हैं। और इनका काम भी जो है वो एंटीबैक्टीरियल है, ये भी जो है वो फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, और ये जो है वो इनका काम इन खास किस्म के टिश्यूज में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब इनका हम फंक्शन यहाँ से भी देख लेते हैं जी। इनएक्टिवेट इनएक्टिवेट इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस अटैक पैरासाइट। जी ये देखिए, जो जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं आपके फूड के साथ, अगर कोई ऐसी चीज आती है जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती है उसके अब ये देखिए, ये बेसिकली क्या है, ये वो हैं कि जिनका ताल्लुक है ही उन सब्सटेंसेस से जो एंट्री ले रहे हैं, जो आपकी बॉडी में आ रहे हैं और जो आपकी बॉडी में आके किल कर रहे हैं, उनसे इनका ताल्लुक है। और ये पैरासाइट्स, आने वाले पैरासाइट्स को फौरी तौर पर काबू रखते हैं। इवन मैंने आपको ये भी बताया था इयोसिनोफिल के बारे में कि ये बाकायदा स्कैन रखते हैं कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो बैक्टीरिया हैं वो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे, उनमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रही। तो वो जो सब्सटेंसेस हैं ये ऐसे सब्सटेंसेस को भी इनएक्टिवेट करते हैं जो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बेसोफिल। बेटा ये सबसे कम होते हैं, इनकी जो लाइफ होती है वो 2 to 3 डेज होती है। लाइफ इनकी भी, ब्लड लाइफ, जो ब्लड लाइफ है ना वो इनकी भी कम होती है, इनकी भी 2 to 3 या 3 to 4 डेज होती है। ब्लड लाइफ इज रिड्यूस्ड, उसके बाद ये टिश्यू में चले जाते हैं, ठीक है। बेसोफिल जो है इनका ज्यादातर मामला जो है वो सवियर इन्फेक्शन के साथ होता है, सवियर इन्फेक्शन और डैमेज, इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस के साथ होता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर अगर कहीं इन्फेक्शन हुई है, जैसे मैंने सवियर इन्फेक्शन की बात की, उसके साथ इनका ताल्लुक होता है। और ये वहाँ सिर्फ उसी सूरत में ये ब्लड में इंक्रीज होंगे अगर ऐसा कोई काम हुआ होगा तो, ठीक है। जैसे अगर हम देखते हैं हमारा जो बेसोफिल है सबसे आखिरी वाला, इसके ऑपोजिट देखते हैं, ये देखिएगा कि रिलीजेस हेपेरिन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, इंपॉर्टेंट बात जो उस दिन भी हमने बात की। और हिस्टामिन, ये आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता है, मतलब इन्फ्लेमेशन ये कि आपकी बॉडी में जो रिपेयरिंग रिएक्शन है उसको स्टार्ट करवाता है। और इन्फेक्शन के टाइम पर अगर जैसे अगर आपको बर्निंग फील हो रही होती है इस जगह पर, इन्फेक्शन की जगह पर, तो असल में इनके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं उस वक्त। ये इनकी जो है वो इन्फ्लेमेशन करना भी, इनका जो है एलर्जिक रिएक्शन वगैरह करना, वो इन्हीं का काम होता है। तो ये डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं जो डिफरेंट वर्किंग करते हैं। हिपेरिन का जो मैंने आपको बताया ना कि हिपेरिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग से क्या कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग से रोक रहा है, ठीक है। अगर इन केस हिपेरिन ज्यादा हो जाता है, और हिपेरिन आमतौर पर स्मोकिंग से ज्यादा हो जाता है, तो ब्लड थिक हो जाता है और वो डेंजरस होता है, क्लॉटिंग हो सकती है या आर्टरीज और जो वेन्स वगैरह हैं वो डैमेज हो सकती है। तो हिपेरिन जो है वो बहरहाल हमारे ब्लड में जरूरी भी है, क्योंकि अगर हिपेरिन कम हो जाता है तो उससे हमारे ब्लड की विस्कोसिटी बहुत कम हो जाती है, और उससे क्या होगा कि हिपेरिन कम हो जाता है तो ब्लड विस्कोसिटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर हिपेरिन बहुत ज्यादा हो जाता है तो ब्लड विस्कोसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड लीकेज के, ब्लड प्रेशर बढ़ने के, क्योंकि जितनी विस्कोसिटी कम होगी ना ब्लड की, उतना ही ज्यादा ब्लड लीकेज के ज्यादा जो है वो इम्कानात मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो एक और प्रॉपर्टी है जो कि इसकी है बेसोफिल वगैरह की। आगे लिखा भी हुआ है हिस्टामिन का। अब हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन जो है वो आपके बॉडी के अंदर जितने एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, जितने वो रिएक्शन होते हैं जो कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन और मैसेजिंग में काम आते हैं, हर जगह पर हिस्टामिन होता है। और ये हिस्टामिन जो है ये आपकी बॉडी का एक सेवियर है जो बताता है कि भाई ये यहाँ पर गड़बड़ मौजूद है, यहाँ पहुंचो, ठीक है। तो हिस्टामिन इज नेसेसरी। तो ये 3 टाइप्स हो गई। इसके बाद अब आगे आ जाती हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, वो कि जिनमें कोई ग्रेन्यूल नहीं नजर आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आप देखिएगा कि सबसे पहले जो टाइप है वो है मोनोसाइट्स। ये मैक्रोफेजेस होते हैं टिश्यूज के अंदर, और ये खास तौर पर इन सेल्स की हेल्प करते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल की हेल्प करेंगे फेगोसाइटोसिस में। मैक्रोफेजेस होते हैं, फेगोसाइटोसिस में हेल्प करेंगे एपोप्टोसिस,
एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, खास तौर पे एपोप्टोसिस में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से किसी कैंसर सेल के ऊपर अटैक करना है वो भी ये कर सकते हैं। तो ये मैक्रोफेजेस, इनको दूसरे अल्फाज में आप असल में कहते हैं मैक्रोफेजेस, MACROPHAGES, मैक्रोफेजेस, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप आती है इनमें जिनको आप कहते हैं, जो खास तौर पर आपके थाइमस ग्लैंड में बनते हैं। थाइमस जो है असल में वो होता है जो आपके सीने में ग्लैंड होता है। ये इनको आप कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। अच्छा एक मिनट, जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं। एक तो हो गए मोनोसाइट्स, दूसरे होते हैं लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स क्यों कहलाते हैं, अब गौर कीजिएगा बात के ऊपर। लिम्फोसाइट्स इसलिए कहलाते हैं बिकॉज दीज आर फाउंड इन लिम्फ नोड्स। आपको याद होगा, अगरचे मैंने आपको जो है वो व्हाट्सएप मैसेज पर बताया था, लेकिन लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी के वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जिनका काम हमारी बॉडी के फ्लूइड को फिल्टर करना है, यानी ईसीएफ को, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फिल्टर करना है और वहां से खतरनाक सब्सटेंसेस को रिमूव करना है। अब लिम्फोसाइट्स जो हैं वो दो तरह के हैं बेटा। एक वो होते हैं जो बनते हैं थाइमस में थाइमस में बनते हैं, इनको आप कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये टी लिम्फोसाइट्स हैं और ये वो हैं जिनको निशाना बनाया जाता है बाय द HIV, जो एड्स का वायरस होता है। और दूसरे होते हैं जो असल में हमारी बॉडी में बोन मैरो में बनते हैं। इनका नाम इस वजह से नहीं है कि ये बोन मैरो में बनते हैं तो आपने इनको बी लिम्फोसाइट कहा है, इनका नाम किसी और वजह से है, ठीक है। वो इंशाल्लाह इस चैप्टर के आखिरी पेज के ऊपर दिया हुआ है, वहीं जाके बताएंगे। लेकिन जो बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं वो बी लिम्फोसाइट्स हैं बेटा। आप लोगों को याद होगा पिछले दिनों ना मैंने एक वर्ड बोला था और उसको जरा आज जो है वो हम डिफाइन करते हैं। एक ना मैं आप लोगों को बात अब बताने लगा हूँ, डिवीजन ऑफ वाइट ब्लड सेल ऑफ WBC विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के लिहाज से इनकी डिवीजन क्या है बेटा, याद रखिए दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इननेट इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ मौजूद होती है, हमारी बॉडी जो है उसको बाय बर्थ ही कर रही होती है, कोई खास बीमारी के अगेंस्ट नहीं होती, बल्कि हमारी बॉडी कुछ कुछ अरसे बाद ये काम जो है वो करती है। दूसरी इम्यूनिटी होती है जो किसी खास बीमारी के नतीजे में प्रोड्यूस की जाती है, उसको आप कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब इननेट इम्यूनिटी कौन सी है बेटा? इननेट इम्यूनिटी जो है वो अगर आप छह छह के छह नाम लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आप लिखते हैं न्यूट्रोफिल, ठीक है। फिर आप लिखते हैं बेसोफिल, फिर आप लिखते हैं इयोसिनोफिल, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप लिखते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है। फिर आप लिखते हैं मोनोसाइट्स, उसके बाद आप लिखते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स अकेला लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो बेटा याद रखिए कि ये जो चार तरह की टाइप्स है ना, दीज आर इननेट इम्यूनिटी, ये हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इसके लिए आपको किसी एक खास बीमारी से एक्सपोजर जरूरी नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना कि आप वैक्सीन वैक्सीन में क्या करते हैं, आप वैक्सीन में आप किसी एक खास तरह के जर्म को अपनी बॉडी में डालते हैं और वो जर्म जो है वो आपकी बॉडी में जब आता है तो आपकी बॉडी को एक्सपोजर हो जाता है। या अगर आपको चिकन पॉक्स होता है तो आपकी बॉडी को उस वायरस का एक्सपोजर होता है और आपकी बॉडी क्या बना लेती है, आपकी बॉडी उस वक्त जाके बनाती है लिम्फोसाइट्स। तो इसका क्या मतलब है कि जब एक्सपोजर होगा और आप वो इम्यूनिटी हासिल करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्सपोजर है या नहीं है, अगर इम्यूनिटी बाय बर्थ मौजूद है, एक्सपोजर है या नहीं है, तो उसको आप कहेंगे इननेट इम्यूनिटी, यानी वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ है। यू डू नॉट नीड टू एक्सपोज योर बॉडी टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, ये एक्सपोज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज वाई हम इसको जो है वो इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड, अब इनमें इन सब की जो टाइप्स हैं, ये जो टाइप्स हैं ये तो हमने इनके सेलुलर स्ट्रक्चर की बेस पे इनको किया। जैसे इनको हमने खास तौर पर यहाँ पे जो डिवीजन है वो तो सेलुलर स्ट्रक्चर की बेस पर है ना, ग्रेन्यूल्स हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ये तो सेलुलर स्ट्रक्चर की बेस पर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर जो डिवीजन की वो स्टेनिंग प्रॉपर्टी। पैसिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव पहले पढ़ तो लो, पहले समझेंगे उसके बाद। पैसिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो सेम नहीं है,
बिल्कुल भी सेम नहीं है। एक्टिव इम्यूनिटी की एक टाइप है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी से मिलती है, ठीक है। पैसिव तो बिल्कुल भी एक्वायर्ड के साथ नहीं है, पैसिव का तो ताल्लुक ही कोई नहीं, ठीक है। इसलिए जो है वो ये आपका क्वेश्चन गलत है। इसको हम पहले पैसिव और एक्टिव को समझेंगे। पैसिव एक्वायर्ड नहीं है। एक्टिव की एक टाइप, एक्टिव की दो टाइप है। अब जाके अगर आखिरी टॉपिक में देखें, एक्टिव की दो टाइप है। एक्टिव की दूसरी टाइप है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ कोई बनता है रिलेशन तो सिर्फ एक्टिव का बन सकता है, पैसिव का किसी सूरत नहीं बन सकता। अच्छा जी, देखिएगा यहां पर जो हमने सेलुलर डिवीजन की पहली थी सेलुलर स्ट्रक्चर की बेस पे, दूसरी डिवीजन हमने की स्टेनिंग प्रॉपर्टीज की बेस पे। यहां हमने लेकिन ये जो आगे मैंने आपको डिवीजन बताई है ये टाइप ऑफ इम्यूनिटी के हिसाब से बताई है। ये टाइप ऑफ इम्यूनिटी के हिसाब से इनकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं वो किस तरह की होंगी, ठीक है। तो ये जो है आपका व्हाइट ब्लड सेल वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अच्छा जी, ये जो है वो उसके बाद आखिरी टाइप आ जाती है आपके जो बुक में है, दैट इज प्लेटलेट्स। ये जो आप लोगों की बुक में ये जो चीज दी गई है प्लेटलेट्स, इसकी बेटर ये है कि हम जो है वो एक डायग्राम से लिख लेते हैं कि हमें जो है वो जरा अच्छे तरीके से आइडिया हो, क्योंकि हमें जिस प्लेटलेट्स पता है असल में वो अंडरस्टैंडिंग हमारी गलत है। हम कहते हैं प्लेटलेट्स जो है वो सेल्स हैं, ये सेल्स नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर उन्होंने इसको प्लेटलेट्स कलरलेस ब्लड सेल्स कहा हुआ है। असल में ये सेल्स के टूटे हुए टुकड़े हैं, ठीक है। ये देखिएगा, प्लेटलेट्स स्टॉप ब्लीडिंग बाय क्लम्पिंग एंड फॉर्मिंग प्लग्स इन ब्लड वेसल्स। मैं आपको जो है वो एक और चीज दिखाता हूँ। देखिए, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और दिस गाय, ये जो दिस गाय है ना, ये असल में वो है प्लेटलेट है। अब ये प्लेटलेट जो है, दिस कैनॉट बी अ सेल, ठीक है। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़े होते हैं कि जिनके अंदर एक खास किस्म की कैपेबिलिटी होती है। वो कैपेबिलिटी क्या होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बेटा ये जो प्लेटलेट्स है ना, जो प्लेटलेट्स है ये असल में फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स हैं। मतलब ये कि किसी भी सेल के टूटे हुए टुकड़े हैं। वो आपने शायद नज़म पढ़ी हो कि वो क्या गर्दूं था तू जिसका है टूटा हुआ तारा। तो फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स हैं, यानी सेल्स के हिस्से हैं, और इनमें जो है वो स्पेसिफिक एक्टिवेटिंग एंजाइम्स होते हैं। एक्टिवेटिंग एंजाइम्स, एक्टिवेटिंग एंजाइम्स क्या होते हैं? ये असल में एक खास प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए यूज होते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, एक एंजाइम होता है, एक प्रोटीन होती है जो हमारा लिवर बनाता है, वो प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन क्या है बेटा? ये असल में एक प्रोटीन होती है फाइब्रिन। असल में ये वो प्रोटीन है जो क्लॉटिंग करती है। ये वो प्रोटीन है जो क्लॉटिंग करती है। लेकिन आमतौर पर ये ब्लड में किस फॉर्म में मौजूद होती है? फाइब्रिनोजन। बेटा आप लोगों ने इससे पहले किसी ऐसी प्रोटीन का नाम सुना है जो जिसके एंड पे GEN का वर्ड आए लेकिन उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ रहा हो? हाँ भाई, पेप्सिनोजन। जी बिल्कुल, पेप्सिनोजन आपने पढ़ा हुआ है। अब ये खास तरह की एक फैमिली थी, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था। इनको आप कहते हैं जाइमोजेंस। ये जाइमोजेंस होते हैं। जाइमो कहाँ से वर्ड आया है? एंजाइम से, ठीक है। जाइमो का वर्ड आया है एंजाइम से, और GEN जो है वो वर्ड आया है जनरेटिंग से, ठीक है। ये फैमिली जो है ना, जो कि इनएक्टिव प्रोटीन्स की होती है, जिनको जिनको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, ये फाइब्रिनोजिन जो है ये उसी फैमिली की है। अब प्लेटलेट्स क्या करते हैं? इनके पास एक्टिवेटिंग एंजाइम्स होते हैं। जैसे ही मुनासिब मैसेज मिलता है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेटलेट है, ये एक प्लेटलेट है, जैसे ही अप्रोप्रिएट सिग्नल मिलता है फौरी तौर पर ये जो है वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से सिग्नल मिला होता है। उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर एक्टिवेटिंग एंजाइम के जरिए फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं, और ये फाइब्रिन जो है ये फिर क्या करवाती है? क्लॉटिंग करवाती है। सो दिस इज हाउ दे एक्चुअली वर्क। दे ओनली हैव एंजाइम, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। यहां देखिए, देयर इज नो न्यूक्लियस इन देम, नो पिगमेंट इन देम, ठीक है। हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन
इनटू इनसोल्युबल फॉर्म फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन क्या करती है, इधर देखिएगा। अब यहाँ पर ये फिगर देखने वाली है, बहुत अच्छी डायग्राम यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, ये देखिए। असल में ये ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, और ये जो आपको छोटे छोटे धागे नजर आ रहे हैं, ये फाइब्रिन के धागे हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे फाइब्रिन के धागे हैं, और ये फाइब्रिन जो है वो ऐसा मैश होता है, सो नैरो दैट द ब्लड सेल्स कैन नॉट पास। इसमें से ब्लड सेल जो है वो नहीं गुजर सकते, और जब ब्लड सेल नहीं गुजर सकते तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर ब्लड का फ्लो रुक जाता है। ठीक है, सो ये बहुत ही नैरो होते हैं, और ये किसकी बात हो रही है, फाइब्रिन की बात हो रही है। ये जो मैश बनाते हैं वो बहुत ही नैरो होता है। इस तरह से हमारी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो होती है। ठीक है, एक और प्रोटीन भी होती है जिसको आप प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, उसका काम भी होता है ब्लड क्लॉट करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम जो है वो थ्रोम्बस जो होता है ना, थ्रोम्बस, वो ब्लड क्लॉट को कहते हैं, थ्रोम्बस। ठीक है, प्रोटीन प्रोड्यूस बाय योर लिवर, वन ऑफ द मैन्युफैक्चर ब्लड दैट हेल्प इट टू क्लॉट अप्रोप्रिएटली। ठीक है, अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये भी वो प्रोटीन है, ये असल में थ्रोम्बस बनाती है। प्रोथ्रोम्बिन का भी यही मतलब है, प्रो मतलब बिफोर, थ्रोम्बिन क्लॉट। तो प्रोथ्रोम्बिन वो है जो कि क्लॉट बनाने से पहले होती है। जब वो क्लॉट बनाने के फंक्शन में आती है तो वो थ्रोम्बिन बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आपको वो रिएक्शन भी मैं लिख देता हूँ। जैसे एक प्रोटीन है, लिवर से ही बन रही है। आप देखिए लिवर जो है वो क्या क्या काम नहीं करता। अब प्रोथ्रोम्बिन जो है ये लिवर से बन रही है, और इसको कन्वर्ट किया जाता है इसमें, थ्रोम्बिन में। तो ये भी जो है वो ब्लड क्लॉट में हेल्प करती है। इस तरह से जो है वो कंप्लीट ब्लड क्लॉट बनाया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप कंप्लीट हो जाते हैं ब्लड सेल। आपने ब्लड और जो उसके सेल्स हैं वो आपने पढ़ लिए। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली जो आपने पढ़ना था ना ब्लड के वाले से, क्योंकि आपने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे ना। पहला कंपोनेंट है किसी भी सर्कुलेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी फ्लूइड। ठीक है, तो सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो आपकी बॉडी में था ब्लड, और इस ब्लड में आपने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया था, सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज। वो भी आपने जो है वो पढ़ लिया, सेल लाइक बॉडीज जैसे प्लेटलेट्स। ठीक है, और दूसरी टाइप जिसमें आपने ब्लड को डिवाइड किया था वो था प्लाज्मा। दूसरी चीज थी प्लाज्मा। ये दोनों चीजें जो है वो आपने आपकी नजर से गुजर गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इज देयर एनी डिसऑर्डर, पॉसिबल डिसऑर्डर इन द ब्लड। ठीक है, सर्कुलेटरी फ्लूइड का जो है वो कुछ बहुत ही पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि बड़े खतरनाक होते हैं आमतौर पर। सबसे पहला जो है वो है ल्यूकीमिया। अच्छा, अब आइए जरा यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उनका मतलब समझिए। ल्यूकीमिया हम समझते हैं किसी भी तरह का ब्लड कैंसर है, नहीं बेटा। ल्यूकीमिया जो है उसका ताल्लुक ईमिया, सबसे पहले तो ईमिया को समझिएगा। ईमिया होता है कोई भी ऐसा ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड इन्फ्लेमेशन, ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, उसको आप कहते हैं ईमिया। उसके बाद ल्यूक जो है यहाँ पर वो वाइट ब्लड सेल को रेफर कर रहा है। तो बेटा ये जो ल्यूकीमिया है ये असल में कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल है, नॉट रेड ब्लड सेल। ठीक है, कैंसर ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी को जो टाइप्स हैं उनका कैंसर डिफरेंशिएट करता है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर ये बकायदा बताएगा कि यहाँ पर न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया भी हो सकता है, इयोसिनोफिलिक ल्यूकीमिया भी हो सकता है, बेसोफिलिक, मोनोसिटिक और लिम्फोसाइटिक, ये सारे के सारे जो है वो ल्यूकीमिया हो सकते हैं। अब ये जो लिम्फोसिटिक है, इसके लिए एक बड़ा ही पर्टिकुलर वर्ड मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपको दोबारा कभी सुनने को मिले, वैसे तो मेरी ख्वाहिश है कि कभी ना सुनने को मिले। एक वर्ड है लिम्फोमा, ये लिम्फ नोड का कैंसर है। ठीक है, यानी लिम्फोसाइट का, लिम्फ नोड कैंसर। ठीक है, तो ये बड़ा डेंजरस है, ब्लड कैंसर हो जाता है। और ब्लड कैंसर जो है वो फिर मतलब ब्लड कैंसर एक ऐसी चीज है जो कि मोस्टली जानलेवा होती है, बहुत ही, तकरीबन ऑलमोस्ट इट इज इम्पॉसिबल टू ओवरकम द ब्लड कैंसर। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखिएगा कि
आपको पता है ब्लड कैंसर में होता क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं माइलोजीनस सेल, बोन मैरो सेल, ठीक है। ये माइलोजीनस सेल होते हैं खास किस्म के, आर इन बोन मैरो एंड मे स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है इनका कि ये ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फिर रहा होता है, और क्योंकि ये पूरी बॉडी में फिर रहा होता है लिहाजा ये किसी भी ऑर्गन में जा सकते हैं। साइज में छोटे होते हैं, न्यूक्लियस बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म छोटा होता है। ये कैंसर सेल की बहुत बड़ी निशानी है। कैंसर सेल की बहुत बड़ी निशानी में एक चीज होती है न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो या साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशियो। ये जो होती है इसका बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। हमारे आम तौर पे सेल्स में साइटोप्लाज्म बड़ा होता है, न्यूक्लियस छोटा होता है, लेकिन ये रेशियो अगर किसी सेल में बहुत कम है तो वो दो तरह का ही सेल हो सकता है। या वो खास किस्म का एम्ब्रियोनिक सेल है जो लाइफ में बिल्कुल शुरू में बनते हैं, ठीक है, या फिर वो कैंसर सेल है, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक सेल जो है वो आमतौर पर खत्म हो चुके होते हैं, लिहाजा अडल्टहुड में वो कैंसर सेल ही मोस्टली होते हैं, ठीक है। अब इसका क्योर क्या है, व्हाट इज द क्योर ऑफ ल्यूकीमिया? क्योर जो है वो इसका दो तरह से किया जाता है। एक तो ये है कि आप इसको जो है वो ब्लड जो है रिप्लेस करें, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन आप करें, और उस पर्सन को हर कुछ अरसे बाद आफ्टर ऑलमोस्ट 1 वीक आप ब्लड ट्रांसफॉर्म करें, पूरा ब्लड एक्सचेंज हो, और वो जो ब्लड है वो उस बंदे की जान, जब तक वो बंदा जो है वो सस्टेन कर सकता है ब्लड एक्सचेंज, उसका ब्लड चेंज किया जाए और उसको जो है वो बचाया जाए, ठीक है। 20 साल 30 साल बचाया जा सकता है। लेकिन दूसरा तरीका जो इसका ऑलमोस्ट परमानेंट इलाज है और अब काफी जो है वो कामयाब भी होना शुरू हो गया है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट किस केस में हो सकता है? देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो सिर्फ उस केस में हो सकता है जब उन फॉर दो सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मैरो, जो बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, ये सारे बोन मैरो में बनते हैं। तो उनके लिए आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब आप करते हैं तो उसके बाद जो है वो इस बात का इम्कान होता है कि कोई कैंसर सेल वहां नहीं रहा होगा, कोई कैंसर सेल वहां नहीं रहा होगा, ठीक है। बोन मैरो एक्सचेंज कर दी जाती है किसी भी करीबी डोनर से। दूर का बहुत मुश्किल होता है, दूर का कोई ऐसा आपको मैरो डोनर ऐसा मिले आपको जो कि जिसका टिश्यू आपके साथ मैच हो। बट ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है और उसमें उम्मीद ये की जाती है कि उस बोन मैरो में कोई कैंसर सेल नहीं रहा होगा, उसको क्लीन किया जाता है। बट इन केस अगर उसको क्लीन ना किया जाए और कैंसर सेल वहीं रहे तो फिर आपको दोबारा बोन मैरो करना पड़ता है। और बोन मैरो की बहुत महदूद उम्र होती है, खास उम्र से लेकर एक खास लिमिट तक, उसके बाद या उससे पहले आप बोन मैरो नहीं करवा सकते। वो रेजिस्टेबल नहीं होता, वो बेयरेबल नहीं होता, पेनफुल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये इसका एक जो है वो दूसरा है जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये जो आप लोगों को बताया गया इट इज एक्चुअली जेनेटिक, थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया और इस जैसी कुछ डिजीजेस से ही लोग कहते हैं कि बिफोर मैरिज टेस्ट करा लेना चाहिए। मतलब मेरा ख्याल ये है कि मुझे नहीं पता कि ये कोई ऐसी चीज है कि नहीं, लेकिन अगर आप अगले आने वाली जो नस्ल है उसके हवाले से कहते हैं तो फिर ये एक चीज फोकस करने वाली है कि अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं तो जो अगली नस्ल जिस मुश्किल में पड़ने वाली है उससे बचा जा सकता है। थैलेसीमिया जो है वो, इसी तरह एक और डिजीज भी है जो कि यहाँ पर नहीं मेंशन, हीमोफीलिया, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो वो भी है एक प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन थैलेसीमिया क्या है, कहते हैं सी ब्लड, सॉरी, थैलेसीमिया का मतलब है असल में सी ब्लड। एक्चुअली इसमें क्या है कि हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ब्लड बनता ही नहीं, बेसिकली हीमोग्लोबिन बनती ही नहीं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइक्रोसाइट्स एंड स्प्लीनोमेगैली, स्प्लीन में एनलार्जमेंट हो जाती है, स्प्लीन मुस्तकिल सेल बना रही होती है, स्प्लीन में भी एनलार्जमेंट हो जाती है। और ये जो है वो इनका भी काम सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए पॉसिबल है। 100%, खैर ये तो गलत बात है कि 100% क्योर रेट नहीं होता, अब इसका क्योर जो है वो 100% हो जाता है। अब यहाँ पर जो है वो इन्होंने जो चीज बताई हुई है असल में वो ये है कि थैलेसीमिया का जो पेशेंट होता है, थैलेसीमिया पेशेंट हैज थैलेसीमिया पेशेंट हैज एन एफ चेन
इंस्टेड ऑफ बीटा चेन। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन जो एक और हीमोग्लोबिन होता है उसमें एफ होती है। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, एफ का मतलब असल में है फीटल चेन, और फीटल या फीटस, जो फीटल चेन है, फीटल का वर्ड रेफर कर रहा है असल में फीटस को, और फीटस उस बेबी को कहते हैं जो इनसाइड द वूम्ब होता है। वो बेबी जो 3 मंथ पुराना हो मदर के अंदर, और मदर के अंदर ही हो, अभी बाहर ना आया हो, उसको आप फीटस कहते हैं। उसके अंदर जो ब्लड होता है वो बेसिकली उस तरह का ब्लड बनना शुरू हो जाता है। अब ऑब्वियसली वो ब्लड, आप मुझे बताइए कि क्या वो ब्लड जो है, जो फीटल ब्लड है, उस ब्लड को ऑक्सीजन कैरी करने की या ऑक्सीजन लंग्स से लेने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। असल बात क्या होती है, ऑक्सीजन आती है मदर से, वो उठाता है, मदर से आई हुई ऑक्सीजन उठाता है और अपने अंदर फैला लेता है, ठीक है। लेकिन आपको 4 चेन्स वाली हीमोग्लोबिन कब चाहिए, जब आप जो है वो बेबी बाहर आ चुका है मदर से और वो लंग्स से ब्लड लेना चाह रहा है, लंग्स से ऑक्सीजन लेना चाह रहा है, तो उस वक्त उसकी 4 चेन्स होनी चाहिए। लेकिन अगर एफ चेन बनी हुई है तो वो फिर जो है वो नाकाफी है, और ऐसी सूरत में ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन कैरी नहीं होती देन इट वुड बी रिजल्टिंग इन द डेथ। फिर ऐसे लोगों को कंफर्म ब्लड एक्सचेंज करवाना पड़ता है। जी बेटा, कोई सवाल?